हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की। क्लास 10th में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। अम्ल, क्षार और लवण। अब अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, इनका परिचय हम ले चुके हैं। अम्ल क्या होते हैं? जिनका स्वाद खट्टा होता है। ठीक। क्षार क्या होते हैं? जिनका स्वाद कड़वा होता है। और सॉल्ट क्या होते हैं? ना जिनका स्वाद ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है। ठीक। अब एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेस से अलग होती है। बेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो एसिड से अलग होती है। और सॉल्ट की कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है बच्चों। अब हम कह रहे हैं एसिड जो है वो क्या करता है, रेड लिटमस, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर लेता है। जबकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस को नीला लिटमस में चेंज कर देता है। और सॉल्ट क्या करता है, उसमें लिटमस पेपर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। तो वो लिटमस का कोई भी कलर चेंज नहीं करता। अगर हम कहें हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, हम एसिड में डालते हैं, वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, रेड में परिवर्तित हो जाएगा। उसी ब्लू लिटमस को अगर हम बेस में डालते हैं तो वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। और उसी ब्लू लिटमस को अगर हम सॉल्ट में डालते हैं तो भी वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। सेम अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं, उस रेड लिटमस पेपर को अगर हम एसिड में डालते हैं तो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक। उस रेड लिटमस को अगर हम बेस में डालते हैं तो रेड लिटमस क्या हो जाएगा, ब्लू में परिवर्तित हो जाएगा। वहीं उस रेड लिटमस को अगर हम सॉल्ट में डालते हैं तो रेड का रेड ही रहेगा। ठीक। यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, कि एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर लेते हैं। बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर लेते हैं। ब्लू लिटमस को उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और सॉल्ट क्या करते हैं, वो ब्लू हो रेड हो कोई सा भी लिटमस पेपर हो, वो उस पर कोई भी उनका इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक। पहली चीज तो ये हो गई। अब लिटमस क्या होता है, हमने कहा लिटमस कलर चेंज तो कर रहा है, लेकिन लिटमस है क्या, लिटमस को हम सूचक कह सकते हैं। वह एक प्रकार का सूचक या संकेतक है। इस चीज का संकेतक वो हमें क्या बताता है, वो हमें किसी भी विलयन की प्रकृति के बारे में बताता है। ठीक। कि कोई विलयन अगर हमने लिया है तो वो कैसी प्रकृति का है, वो अम्लीय प्रकृति का है या क्षारीय प्रकृति का है, या वो जो है उदासीन प्रकृति का है, यानी कि एक बेसिक सॉल्यूशन, सॉरी, यानी कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक। तो वो हमें क्या बताता है, जो अलग अलग सॉल्यूशंस होते हैं उनकी प्रकृति के बारे में बताता है, यानी कि नेचर के बारे में बताता है। तो वैसे ही हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कई तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि प्राकृतिक संकेतक होते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक। अब नेचुरल इंडिकेटर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हें अलग अलग तरह से बनाया जाता है, अलग अलग जगह से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि लिटमस की बात करते हैं, तो लिटमस जो है हमें कहाँ से मिलता है, लाइकेन से हम इसे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। वहीं अगर हम कहें कि टर्मरिक यानी कि हल्दी, वो भी क्या हमारा एक प्रकार का इंडिकेटर ही है बच्चों। ठीक। अब हल्दी को क्या कर सकते हैं, हम खुद घर पर प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका इंडिकेटर बना सकते हैं। वैसे ही हमारे पास जो है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स भी होते हैं, जो जिनकी स्मेल से हमें पता चलता है उनके नेचर के बारे में। ठीक। चलिए, और सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे हमारे पास फिनोल्फथैलीन है, इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, तो ये सारे ही हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स है बच्चों, जिन्हें हम लेबोरेटरी में आसानी से बना सकते हैं। तो इंडिकेटर्स की तो ये कॉमन सी बात थी, इंडिकेटर्स हम पढ़ चुके थे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्षार सूचक या जिन्हें हम ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहते हैं, ये एसिड पर क्या इफेक्ट डालते हैं, बेस पर क्या इफेक्ट डालते हैं, ये हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स थे, जहां पर हमने पढ़ा मिथाइल ऑरेंज के बारे में, फिनोल्फथैलीन के बारे में। ठीक। तो ये हमारे क्या होते हैं, सारे ही सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी कि सिंथेटिक सूचक हम जिसे कह सकते हैं, या संकेतक भी कह सकते हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे कि अम्ल क्षार में खट्टे, अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को कलर चेंज कर देते हैं, H पॉजिटिव आयंस छोड़ते हैं। ठीक। फिर हमने पढ़ा था मिनरल एसिड के बारे में, कि खनिज अम्ल। अब ये खनिज अम्ल जो है वो क्या होते हैं, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया था, इसके एग्जाम्पल भी अच्छे से हमने कर लिए।
चलिए बच्चों, तो प्रॉपर्टीज जैसे कि आप जानते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोबारा से उनकी प्रॉपर्टीज को एक बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। क्योंकि बच्चों देखो, इंडिकेटर्स तो हम क्लास 8 में भी पढ़ते हैं, क्लास 8 में भी हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होता है, 9th में भी हमने थोड़ा बहुत ये चीजें पढ़ी हुई होती हैं। ठीक, लेकिन ये जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एसिड और बेसिस की, ये यहाँ पर हमारे पास एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेंगे, और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इसके होते हैं ये भी हम साथ साथ यहाँ पर कर लेंगे बच्चों। ठीक, चलिए अब आती है सबसे पहली बात कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। अब एसिड और बेस मेटल यानी कि धातु के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं बच्चों, कैसे रिएक्शन करते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं अच्छे से। चलिए तो आप ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ apparatus हमें क्या करना है, सेट करना है। जहां पर हमें दिख रही है टेस्ट ट्यूब, यहाँ पर लगी हुई है कॉर्क, यहाँ पर है डिलीवरी ट्यूब, साथ में हमारे पास साइड में है एक वेसल या हम कह सकते हैं एक ये हमारे पास है स्टैंड। स्टैंड में हमने टेस्ट ट्यूब को फिक्स किया हुआ है, सेट किया हुआ है। फिर यहाँ पर हमें एक चाहिए कैंडल और साथ में चाहिए जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी कि जिंक के टुकड़े, छोटे छोटे कह सकते हैं हम, ग्रैन्यूल्स चाहिए, जिंक के छोटे छोटे दाने। अब जिंक क्या है बच्चों, एक प्रकार का क्या है, मेटल है, यानी कि धातु है। अब रिएक्शन क्या होती है, हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल्स है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है हमारे पास जिंक ग्रैन्यूल्स है, साथ में क्या है हमने ली डिल सल्फ्यूरिक एसिड या हम कहते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने ली एक टेस्ट ट्यूब में, उनको हमने साथ में रहने दिया। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या निकल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल मिल रहे हैं। यानी कि जब किसी भी मेटल को, जिंक ग्रैन्यूल क्या है, एक जिंक क्या है, मेटल है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक प्रकार का एसिड है यानी कि अम्ल है। यानी कि बच्चों किसी भी एसिड को, एसिड में जबकि कोई भी क्या डाला जाता है, मेटल डाला जाता है, तो वहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बबल्स निकलते हैं। ठीक, अब डिलीवरी ट्यूब से ये यहाँ जा रहा है, यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक सोप का सॉल्यूशन। अब इस सोप के सॉल्यूशन से ये बबल्स बाहर आ रहे हैं, सोप वाले बबल्स, ठीक है, आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स है, लेकिन आ कहाँ से रहे हैं बाहर, सोप के सॉल्यूशन से, या हम कह सकते हैं किसी साबुन के विलियन से। ठीक, फिर अगर हमने बाहर पर कोई बर्निंग कैंडल रखी है, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती रखी हुई है, तो ये जो बबल्स यहाँ से आते हैं ना, तो ये जब इस पर टकराते हैं तो कैसे बर्न होते हैं, एक पॉप साउंड के साथ बर्न होते हैं, फटते हैं। ठीक है, पॉप साउंड करके फटते हैं। तो बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन, तो यहाँ से हमें सोप बबल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो सोप हैं, यानी कि जो साबुन के जो बबल होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस फिल हुई होती है। ठीक, वैसे तो हमने साबुन के बबल्स देखे ही हैं, है ना, जब हम साबुन ऐसे हाथ में लगा ऐसे फूंक मारते हैं तो बबल्स बनते हैं। ठीक है, या एक आता है एक सॉल्यूशन जिसमें हम ऐसे फूंक मारते हैं तो बहुत सारे बबल्स बनते हैं। उनके बाद अगर हम मोमबत्ती लेके जाएंगे तो क्या वो पॉप साउंड से बर्न होंगे, नहीं बर्न होंगे, क्योंकि उनके अंदर तो बच्चों कोई हाइड्रोजन गैस नहीं है ना, वो तो सिंपल सोप के बबल है। लेकिन यहाँ पर सोप गैस, सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर जो ये सोप बबल्स हैं उनके अंदर क्या भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, तो ये पॉप साउंड से बर्न होते हैं। तो हम यहाँ पर ये पता लगाते हैं बच्चों, और ये यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक, और इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर रीड कर लें। एक 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 5 ml हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेनी है एक टेस्ट ट्यूब में। ठीक, एंड ऐड सम जिंक ग्रैन्यूल्स, वहां पर हमें जो है जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करना है। जिंक ग्रैन्यूल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, दाने हम कह सकते हैं। हाइड्रोजन गैस बबल्स आर फॉर्म, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस के बबल्स यानी कि बुलबुले यहाँ पर फॉर्म होंगे ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। कहाँ पर फॉर्म होंगे ये बच्चों, जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस पर, ये जो जिंक ग्रैन्यूल दिख रहे हैं इसके सरफेस पर ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होंगे। पास द गैस थ्रू सोप सॉल्यूशन, और इस गैस को हमें सोप सॉल्यूशन यानी कि साबुन के सॉल्यूशन थ्रू क्या कराना है, पास कराना है। सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म, तो हमें जैसे कि दिख रहा है कि सोप बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस से भरे हुए सोप बबल्स यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, हाइड्रोजन बर्न विद अ पॉप साउंड। अब हमें क्या करना है, एक बर्निंग कैंडल को गैस फिल्ड बबल्स जो है
के नजदीक लेकर के जाना है तो हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन बर्न होगा पॉप साउंड। हाइड्रोजन जो है एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। सिंपल सी बात थी। सिंपल आप पॉइंट समझ गए हैं कि एसिड जब जो है मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। अब साथ में देखेंगे। अब इसी प्रोसेस को हम HCl या HNO3 CH3CO3 जो हम जानते हैं एसिटिक एसिड जो एक वीक एसिड होती है, ठीक, इसके साथ में अगर हम सेम रिएक्शन करते हैं तो बबल्स केम आउट विगोरसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बबल्स जो है वो विगोरसली यानी कि फटाफट ज्यादा से ज्यादा निकलते हैं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। जैसे कि हमारा HCl है, HNO3, ये सारे ही क्या है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, वीक एसिड कौन से होते हैं, वीक बेस कौन से होते हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर बबल्स केम आउट विगोरसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जब हम कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं उसकी रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ तो बबल ज्यादा विगोरसली निकलते हैं, ठीक। लेकिन जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद वीक एसिड। अभी जो जिंक है ये वीक एसिड यानी कि जो हमारी एसिटिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करेगा बट गैस इज फॉर्म्ड स्लोली। लेकिन गैस यहाँ पर जो है, ठीक, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा लेकिन जो गैस है वो यहाँ पर स्लोली फॉर्म होगी। तो व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल, तो सिंपली ये जो एक्सपेरिमेंट था इससे हम क्या जाने, क्या हमने इससे समझा। इससे हमने ये समझा बच्चों कि व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ मेटल यानी कि जब कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करती है तब क्या होता है, द मेटल डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। ये जो मेटल होता है ये क्या करता है, डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द सॉलिड। तो सॉलिड से, सॉरी, फ्रॉम द एसिड यानी कि एसिड से हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देता है एंड फॉर्म्ड अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। तो यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट यहाँ पर बनता है। तो जब भी किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस हमें वहां पर देखने को मिलती है। तो वाइवा में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बच्चों कि किसी मेटल के साथ अगर आप किसी एसिड का रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो आपको वहां पर सिंपली आना चाहिए, ये आपके माइंड में फिट होना चाहिए पहले से कि जब किसी एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस वहां पर फॉर्म होती है। तो सिंपल सी ये जो रिएक्शन है बच्चों ये आपको नोट कर लेनी है। एसिड का रिएक्शन होगा सिंपली सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होंगे। ये एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर हमने जिंक रिएक्शन कराया है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ग्रेन्यूल्स का रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4 क्योंकि हमारा एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस, ठीक, सल्फेट और हाइड्रोजन गैस हमें देखने पर मिलती है। तो ये था हमारा कि जब कोई एसिड रिएक्ट करता है किसी मेटल के साथ और जब बेस रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ, वो प्रोसेस बच्चों अभी हम पढ़ेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको नोट करने हैं, सारा नोट नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेस का रिएक्शन कैसे होता है मेटल के साथ, ठीक है। अब एसिड का तो हमने पढ़ लिया कि जब किसी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमने देख लिया कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। लेकिन जब कोई बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, बेस हम जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक प्रकार का ये क्या है, हमारा एक बेस है, ठीक। तो ये जब रिएक्ट करेगा किसी मेटल के साथ तो क्या होगा बच्चों, चलिए तो देखते हैं। Take some granulated zinc, a test tube। कुछ ग्रैनुलेटेड जिंक हमको टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। ग्रैनुलेटेड जिंक यानी कि ठीक है, जिंक के वही छोटे छोटे टुकड़े ग्रैन्यूल्स वो हमें किस में डालने हैं, इसी टेस्ट ट्यूब में डालने हैं। एट 2 ml NaOH सॉल्यूशन एंड वार्म द टेस्ट ट्यूब। अब हमें क्या करना है, वहां पर NaOH सॉल्यूशन लेना है। 2 ml NaOH सॉल्यूशन क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब में डाल देना है, जिंक ग्रैन्यूल्स वाली टेस्ट ट्यूब। और उस जो वो जो मिक्सचर बना हमारा, वार्म द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, वार्म करना है। रिपीट रिमेनिंग स्टेप एज इन प्रीवियस एक्सपेरिमेंट। और प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में जो स्टेप्स हमने किए हैं वही हमें यहाँ पर रिपीट करने हैं। हियर ऑल्सो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी क्या होती है, फॉर्म होती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, इनकी सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कुछ मेटल्स जैसे कि जिंक मेटल के साथ और एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल है, यानी कि जिंक और एल्यूमिनियम जो है बेस के साथ रिएक्शन करते हैं बच्चों, लेकिन उसके अलावा और मेटल्स रिएक्शन नहीं करते। ये हमने यहाँ पर जो पॉइंट है सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, तो ये जो रिएक्शंस है सारे मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे बनता क्या है, तो हमने यहाँ पर लिया था NaOH, साथ लिया था जिंक, तो हमने वार्म किया था तो हमारा सोडियम जिंक है, और साथ में H2 निकलती है, साथ में हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फॉर्म होती है। दो पॉइंट अब हमें अच्छे से समझ में आ गए कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ और जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, दोनों में सिमिलैरिटी है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। यहाँ पर थोड़ा ये जो कंपाउंड, ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, नाम होता है। अब लास्ट जो हमने ये पढ़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, सिंपल होता है, हम उसका नाम आसानी से हम उसका नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो होता है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने एसिड और बेस दोनों जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है। अब अगला हम पढ़ते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ, तो वो हम बच्चों यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सिंपली हमने क्या करना है, इस तरह का हमें सेटअप लगा लेना है। वही हमारा स्टैंड, इसमें हमारा क्या है, टेस्ट ट्यूब, कॉर्क, फिसल फनल, साथ में हमारी डिलीवरी ट्यूब और यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब। सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पर डालना है डाइल्यूट HCl और सोडियम कार्बोनेट, यानी कि जो हमारा क्या है मेटल कार्बोनेट, हाँ तो कार्बोनेट जिसे हम कहते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, सोडियम कार्बोनेट का, साथ में डाल दी हमारी HCl। तो हम क्या देखेंगे, CO2 गैस यहाँ पर बन रही है, क्या देखेंगे, CO2 गैस यहाँ पर बन रही है। ठीक, चलिए तो ये रिएक्शन कैसे होती है, एक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 0.5 ग्राम हमें क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेना है, टेस्ट ट्यूब एंड 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। टेस्ट ट्यूब ए में हमें क्या लेना है, सोडियम कार्बोनेट, और टेस्ट ट्यूब बी में क्या लेना है हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसा ही हमें एक और सेटअप लगाना है बच्चों, उसमें क्या लेना है, जो टेस्ट ट्यूब बी है, जैसे कि यहाँ पर इसी तरह की हमें क्या लेनी है, एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, वहां पर जैसे यहाँ पर ए लिखा है उसका नाम हमें क्या कर लेना है बी, और बी में क्या लेना है हमें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, एड 2 ml डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब, और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या लेना है, 2 ml डाइल्यूट HCl हमें ऐड करना है। CO2 गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्ट, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या दिखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर प्रोड्यूस हो रही है। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, ये जो सेटअप है ऐसा ही एक और सेटअप लगाना है। एक में हमें सोडियम कार्बोनेट लेना है, एक में हमें क्या लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेना है। ठीक, सिंपल, दोनों में ही हमें क्या करना है, डाइल्यूट HCl ऐड करना है, दोनों में हमें क्या दिखेगा, CO2 गैस क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। सिंपल, अब दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा बच्चों, जब सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हमने एसिड डाला, यहाँ पर क्या बना, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी क्या बना, NaCl, सेम सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों में क्या बन रहे, प्रोडक्ट सेम ही बन रहे। क्या बच्चों, तो प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहे हैं। ठीक, चलो तो ये रिएक्शन आपको नोट कर लेनी है, एक्सपेरिमेंट आप चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे आपको समझ तो आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते, अभी तक हमने क्या देखा कि जब धातु कार्बोनेट
और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम किसी भी एसिड के साथ कराते हैं तो क्या होता है, हमें यहाँ पर सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखने को मिलती है। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो या नहीं, तो पास CO2 थ्रू लाइम वाटर। अब CO2 गैस को हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेकेंड टेस्ट ट्यूब लिया है हमने, इसको क्या करेंगे, लाइम वाटर के साथ पास कराएंगे, तो हमारा लाइम वाटर होगा वो कैसा बन जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगला यहाँ पर रिएक्शन है सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, कैसा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। साथ ही ऑन पासिंग एक्सेस CO2, जब हम एक्सेस CO2 यानी कि बहुत ज्यादा CO2 क्या करते हैं, पास करते हैं, तो हमें क्या देखता है, लाइम वाटर बिकम क्लियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो हमें क्या दिखता है, पहले तो लाइम वाटर मिल्की होता है अगर हम CO2 वहां पर पास कराते हैं। ठीक, ये तो था पहला पॉइंट। लेकिन अगर हम CO2 ज्यादा पास कराते हैं, एक्सेस क्वांटिटी में, एक्सेस अमाउंट में पास कराते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि लाइम वाटर बिकम्स क्लियर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, यानी कि साफ हो जाता है। सिंपल कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स CaHCO3 होल्टर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जो क्या है वाटर में सॉल्युबल। तो बच्चों, यहाँ पर हमने दो इम्पोर्टेंट चीज, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी मेटल हमारा है उसका एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, बेस के साथ क्या रिएक्शन, एसिड के साथ क्या रिएक्शन होता है, ये हमने अच्छे से पढ़ लिया। बेस के साथ सारे ही मेटल रिएक्शन नहीं करते, कुछ मेटल जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, सिर्फ यही हमारे क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो दोनों में हमने देखा कि सॉल्ट फॉर्मेशन, वाटर और CO2 गैस निकलती है। अभी CO2 गैस को जब हम लाइम वाटर पे क्या कराते हैं, पास कराते हैं, तो क्या बनता है हमारा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक, इस पर जब हम पास कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। या हम कह सकते हैं कि ये लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। लेकिन जब हम एक्सेस में रिएक्शन एक्सेस में इसको पास करवाते हैं, तो क्या करता है, वो उसको क्लियर कर देता है, क्योंकि वहां पर क्या फॉर्म हो जाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वहां पर फॉर्म हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। यही था सेम एक्सपेरिमेंट जो हमने पीछे भी देखा, तो यही है, ये आपको ध्यान, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके जो ये पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, रिएक्शन क्या होती है, क्या फॉर्मेशन होता है, जब एक्सेस में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाते हैं तो क्या होता है, क्यों वो क्लियर हो जाता है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये रीजंस के साथ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये अच्छे से नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या देखा, लाइमस्टोन है, चौक है, मार्बल है, ये जो क्या होते हैं, हमारे चूना पत्थर होते हैं। ठीक, ये सारे ही क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। और मेटल कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, जितने भी हमारे मेटल कार्बोनेट हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट देते हैं बच्चों, H2O देते हैं, और देते हैं सिंपली, जो कि हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में पढ़ लिया था कि जब कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है किसी भी एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये तीन चीजें यहाँ पर फॉर्म होती है। कल से ये जो रिएक्शन है ये आपको नोट कर लेनी।
क्योंकि इसकी मदद से आप कई चीजें याद रख पाएंगे। आप यहाँ पर अलग अलग मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं, अलग अलग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले सकते हैं, रिएक्शन करवा सकते हैं अलग एसिड्स के साथ, जहां पर आप देखेंगे कि सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो रही है, और फिर आप देखेंगे कि वाटर का भी यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, चलो ये जो पेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल सारे ही क्या है हमारे एक प्रकार डिफरेंट फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, और जब ये रिएक्ट करते हैं, ये जो कार्बोनेट और हाइड्रोजन आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करता है, ये भी आपको बहुत पार्ट है। क्योंकि बच्चों जब आप बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो सब में अलग अलग रिएक्शन है। कहीं पर सॉल्ट ही सॉल्ट बन रहा है और सॉल्ट के साथ फिर वाटर बन रहा है, कहीं पर जो है हाइड्रोजन गैस बन रही है, कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। तो इसीलिए आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आगे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको ये अच्छे से नोट कर लेना है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में, और भी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज हम वहां पर पढ़ेंगे बच्चों। चलिए तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।